साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चुनावों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, उनमें जिनमें लोकतांत्रिक है और अलोकतांत्रिक जहां जो जैसे भी शासन है। चुनाव में बड़ी विसंगतियां हैं। चुनाव जो है वो चाइना में भी होता है, लेकिन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी। चुनाव होता रहे, उस पर चुनाव से सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया में भी चुनाव होता है, लेकिन चुनाव एक फॉर्मल होता है, उस चुनाव का कोई अर्थ नहीं। लेकिन अमेरिका और भारत में जो चुनाव होता है वो एक्चुअल चुनाव होता है। वो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो कम्युनिज्म व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होता है, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका पूरे विश्व में नंबर 1 का लोकतांत्रिक देश है और वो लोकतंत्र की रक्षा का भी जिम्मा उसी के ऊपर है। वो कम्युनिज्म नहीं फैलने देता, वो किसी तानाशाही नहीं फैलने देता, वो हिटलर शाही नहीं फैलने देता। उसका मतलब है वो लोकतंत्र स्थापित हो। भारत में भी लोकतंत्र है, लेकिन आज जो चुनाव होता है भारत में, ये लोकतांत्रिक नहीं है। भारत में आज चुनाव किसी भी दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक नहीं चुनाव होता। ये चुनाव भी रशिया और चाइना के चुनाव की तरह से ही एक फॉर्मल चुनाव होता जा रहा है। और इसका में सबसे बड़ा दोष सरकारों का है। नेहरू के जमाने में और उसके बाद के कुछ सालों में तो लोकतांत्रिक चुनाव हुए। ये मेरा बचपन में देखा हुआ है कि लोकतांत्रिक चुनाव हुए। देश में इतना पैसा भी नहीं था, और पैसा अगर था भी, इन जमींदारों, बेईमान जमींदारों, राजाओं और इन तालुकेदारों जो बेईमान थे और जो पिट्ठू थे अंग्रेजों के, इनके पास तो पैसा था ही। लेकिन नेहरू के जमाने में लोकतांत्रिक चुनाव होते थे आज की अपेक्षा। उस समय लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, और अल्टीमेटली जो है जमींदार ही इलेक्शन लड़ते थे, एमएलए और एमपी का। लेकिन छोटे लोग भी लड़ते थे। लोहिया और समाजवादी लोग जो है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और तमाम पार्टियां थी, ये सब इलेक्शन लड़ती थी। तो क्या होता था, एक टीन का पत्थर ले लिया और उसमें अपना छेद करवा करके लिखवा दिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट दीजिए, और उसे दीवालों पर रंग के सहारे चिपका करके वो किया जाता था। मतलब बहुत ही सामान्य तरीके से और बहुत कम पैसे में चुनाव लड़ा जाता था। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री तो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने ही नहीं जाते थे, चाहे हारे और चाहे जीते। और इस तरह के बहुत सारे नेता थे। लोहिया भी थे, सिब्बन लाल सक्सेना थे, गेंदा सिंह थे, तमाम थे, नरेंद्र देव जी थे, विनोबा भावे थे। ये सब महान संत हैं, आज के संतों की तरह से नहीं है जो राम रहीम और आसाराम और ये है, इस तरह के संत नहीं थे। वो एक्चुअल संत थे, विनोबा भावे, नरेंद्र देव जी और तमाम लोग। नरेंद्र देव के घर पर आपके चंद्रशेखर जी, जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, चंद्रशेखर जी जो है AA करके नरेंद्र देव जी के यहाँ रहते थे और यही नेतागिरी करते थे, सीखते थे, उनके साथ रहते थे, उनके विचारों से प्रभावित थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद में वो कांग्रेस में आ गए। एक दिन गोविंद दास गए। गोविंद दास जी हिंदी के मूर्धन्य लेखक थे। सेठ गोविंद दास जी से नरेंद्र देव जी से मिलने के लिए गए। इत्तेफाक था कि नरेंद्र देव जी घर पर नहीं थे और ये चंद्रशेखर बर्तन मांज रहे थे। तो उन्होंने नरेंद्र देव जी के बारे में ज्ञात किया, तो पता चला कि नरेंद्र देव जी तो नहीं है, कहीं गए हुए हैं।
और वो आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब शहर से बाहर है। तो सेठ गोविंददास जी को जिज्ञासा लगी, उन्होंने पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने सोचा ये तो यहीं घर में काम करने वाला होगा। तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा बलिया के रहने वाले हैं। फिर उन्होंने पूछा तुम कुछ पढ़े लिखे हो? तो चंद्रशेखर ने बताया कि मैं AA हूँ। बोले AA हो? उस समय AA तो बहुत बड़ी बात थी। आज जैसे IAS हैं उस तरह की बात थी उस समय, IAS से भी ज्यादा था एजुकेशन की बात। तुमने कहा AA हो, बर्तन मांज रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? बोले मैं तो नरेंद्र देव जी के साथ रहता हूँ, खाना बनाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ और उन्हीं के साथ उनके विचारों से अपना अवगत होता रहता हूँ। तब थोड़ा शांत हुए और फिर जब नरेंद्र देव जी मिले तो उन्होंने बड़े गंभीर मुद्रा में कहा, सेठ गोविंददास ने, कि आप AA लड़कों से बर्तन मजवाते हैं? आप कैसे संत हैं? आप कैसे व्यक्तित्व वाले आदमी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बर्तन वर्तन नहीं मांजता, जो अपना बनाएंगे अपना खाएंगे तो अपना बर्तन तो मांजना ही है भाई, मैं भी मांजता हूँ, इसमें कौन सी बात है? तो ये तो पुरानी बात हो गई, आज की तरह से नहीं बात हुई। 10 लाख का सूट और 50 लाख का, करोड़ों का, अरबों का प्लेन और ये और वो, और अपने पर पड़ी तो आप संसद में जाकर रोने लगे और दूसरे पर पड़ी तो आपको मजा आने लगा। तो इस तरह का माहौल नहीं था। ये कब्र खोदना, वो कब्र खोदना, ऐसा करना वैसा करना, ये सब नहीं होता था। और एक बहुत ही शांत माहौल और पढ़ने लिखने की उन्नति करने का एक वातावरण बना हुआ था। तो इस तरह की स्थिति थी। अब आप चुनाव पर आते हैं। चुनाव में आज के समय में पूरी तरह धांधली होती है और पूरी तरह चुनाव संकट के घेरे में है। बात समय समय राजनीतिज्ञ ही उठाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, खबरें छन छन करके आती ही है वातावरण में। तो आज का जो चुनाव है वो अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो एक देश का रिक्शा वाला जो नागरिक है वो कैसे चुनाव लड़ेगा? एक देश का मजदूर कैसे चुनाव लड़ेगा? एक देश का छोटा तबका आदमी का चुनाव कैसे लड़ेगा? ये गंभीर विषय है और इस पर बात करनी चाहिए। तो उसका नुमाइंदा तो जाएगा ही नहीं संसद में, तो उसकी बात को कौन उठाएगा? सेठ साहूकार लोग उठाएंगे या ये जो नेता जो आजकल घूम रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उनका राजनीति में आने का एक उद्देश्य है पैसा कमाना, दबदबा कमाना। तो जब ऐसी स्थिति है तो देश का एक निचला स्तर का आदमी जो रिक्शा वाला है, जो मजदूर है, जो और भी इसी तरह का काम करता है, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? वो अपनी बात किसको कहेगा? चुनाव में कोई जो है फीस नहीं होनी चाहिए। आपने 50,000 25,000 जाने कितनी फीसें रखी है और चुनाव प्रचार के लिए धन का एक सीमा रखा गया है। ये कतई नहीं होना चाहिए और ये कतई नहीं हो। और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाए। सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम तो होगा ही, बिना सिस्टम के कैसे चुनाव लड़ेंगे? लेकिन एक निचले स्तर का आदमी जो फीस ही नहीं भर सकता है कैंडिडेचर का, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? आपने कभी इसके बारे में सोचा? सरकारों ने सोचा? और आजकल की सरकारें तो दिन रात उसी में लिपटी हैं, कहां से पैसा आएगा, कहां से तोड़फोड़ किया जाएगा, कहां से MLA जो है ऐसा है। मतलब ये हम राजनीति के निम्नतम स्तर पर चल रहे हैं। ये कोई लोकतंत्र नहीं हुआ, इसको हम लोकतंत्र कतई नहीं मानते। और इसमें आमूल चूल परिवर्तन होने चाहिए और इस चुनाव से एक निचला स्तर का आदमी भी जुड़ना चाहिए। अभी डिमांड हो रही है कि जातियों के आधार पर आरक्षण दीजिए, आप जातियों के आधार पर चुनाव करिए आप, उसमें भी गड़बड़ी होगी।
आप तो ये कर दीजिए कि इतने इनकम ग्रुप वाले जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए भी आरक्षण है, वो भी तो संसद में अपनी बात कहेंगे। संसद भी आपने क्या बना रखा है, 5 स्टार होटल से ज्यादा अच्छा है संसद भवन। किस तरह का लोकतंत्र चला रहे हैं आप, और किस तरह का लोकतंत्र चलता है, और क्या करना चाहते हैं आप। छठी शताब्दी जो आज आप कर रहे हैं वो 6ठी शताब्दी में हुआ करता था। छल कपट प्रपंच षड्यंत्र और सत्ताएं अपने पास रखी जाती थी और अल्टीमेटली देश गुलाम हो गया। कुछ देर तक अगर हम माने कि श्रमण संस्कृति थी बुद्ध के जमाने में, महावीर जी के जमाने, मौर्यों के जमाने में, तो उसका सत्यानाश पुष्यशुंग मित्र ने कर दिया। एक छोटे से एक अभिलाषा या एक छोटे से अपने रीत रिवाज की वजह से उसने पूरे देश का विनाश कर दिया और इस देश को विदेशियों के हाथों में सौंप दिया। आज विदेशी शासन कर रहे हैं। अगर विदेशी नहीं होते, देश के होते, तो तमाम चीजों में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। विशेषकर इलेक्शन में निचला तबका तो रहता ही नहीं है, और ये सही लोकतंत्र नहीं है। अगर ऐसा लोकतंत्र चलेगा तो किसी दिन ये देश गुलाम होगा। फिर जिस तरह का लोकतंत्र चलाया जा रहा है कि मतलब जो रेस्टोक्रेट रईस लोग हैं वही चुनाव लड़ते हैं या उन्हीं को चुनाव लड़वाया जाता है। उनके पीछे जो है धन पशु रहते हैं। मैं तो उनको जरूरत से ज्यादा जिनके पास पैसे हैं उनको मैं धन पशु कहता हूँ। तो धन पशुओं के बलबूते जो है चुनाव का संचालन हो रहा है। जो इलीगल मनी है, भ्रष्टाचार की धनराशि है, उससे चुनाव लड़ा जाता है। आम जनता का कोई भागीदारी नहीं है, और जब तक आम जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, और जब तक लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये देश अपनी तकदीर में गुलामी लिखा के लाया है। पहले भी गुलाम रहा है, आगे भी गुलाम रहेगा। के ऊपर अंकुश लगाए और इनका घेराव करे, इनको जलील करे। अगर ये देश आप चाहते हैं कि ये देश रहे और हमारी अगली पीढ़ी जो है सही तरीके से रहे, तो ऐसा आपकी करना मजबूरी बन जाएगी। वरना अंग्रेज और तमाम लोग आए हैं बाहर से और वो इसे लूट करके ही ले गए और आप कुछ नहीं कर पाए। आप सिर्फ बकवास करते हैं, बकवास कर रहे हैं, बकवास करेंगे। मैं जनता से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि वो इसमें जागरूक हो और कुछ ईमानदार और अच्छे लोग जो हैं आए राजनीति में, और राजनीति की इस विडंबना को खत्म करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ध्यान से पढ़ करके कमेंट बॉक्स में हमें भी अवगत कराएं, और इसके बारे में सोचें कि देश के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, देश के अंदर ये विसंगति कैसे खत्म होगी। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय गांधी, जय नेहरू।